फार्मा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉपिक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NSAIDs का क्लासिफिकेशन, उसकी मैकेनिज्म और एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। तो दीज ड्रग्स आर हैविंग एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीपायरेटिक एक्शन, यानी ऐसी ड्रग्स जो कि दर्द निवारक के रूप में काम आए या सूजन को कम करने में काम आए या पायरेक्सिया यानी बॉडी के टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो उसको कम करने में काम आए यानी बुखार में काम आए, तो उसे हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो जनरली इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि नॉन सेलेक्टिव है और साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को इनहिबिट करती है। ये ट्रेडिशनल NSAIDs भी कहलाती है। फ्रेंड्स, इसकी जो सबसे पहली क्लास है वो आएगी आपकी सैलिसिलेट्स, जिसके एग्जाम्पल है एस्पिरिन, सैल्सलेट, डाइफ्लूनिसॉल एंड बेनोरिलेट। फ्रेंड्स, इसमें जो एस्पिरिन है उसको हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जो यहाँ पे बताया गया है। इसी तरीके से सेकंड क्लास आएगी आपकी एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, जिसके एग्जाम्पल है आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, फ्लूरबीप्रोफेन एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसको हम फिनामेड भी कहते हैं और इसके एग्जाम्पल है मेफेनेमिक एसिड एंड फ्लूफेनेमिक एसिड। फ्रेंड्स, इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो है इनोलिक एसिड या ऑक्सीकाम डेरिवेटिव्स, जिसके एग्जाम्पल है पायरोक्सीकाम एंड टेनॉक्सीकाम। इसी तरीके से पायरोलो पायरोल डेरिवेटिव्स, जिसका एग्जाम्पल है कीटोरोलेक। एंड नेक्स्ट 3,5 पायराजोलिडीन डाईओन डेरिवेटिव्स, जिसका एग्जाम्पल है फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। एंड नेक्स्ट इंडोल डेरिवेटिव्स, जिसके एग्जाम्पल है इंडोमेथासिन एंड सोलिंडे। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, यानी कैटेगरी बी, प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, यानी ऐसी ड्रग्स जो कि प्रिफरेंशली कॉक्स 2 एंजाइम को ही इनहिबिट करती है। और उसकी कैटेगरी में आएंगे आपके पहली क्लास एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसके एग्जाम्पल है डाइक्लोफिनेक एंड एसिक्लोफिनेक। इसके अलावा जो इसके अंदर अदर्स ड्रग्स आएगी वो रहेगी निमेसुलाइड, मेलोक्सिकाम एंड इटोडोलेक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सी कैटेगरी हम डिस्कस करें तो ये रहेगी आपकी सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, यानी ऐसी ड्रग्स जो सेलेक्टिवली कॉक्स 2 एंजाइम को ही इनहिबिट करती है। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके एग्जाम्पल है सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब एंड पेरिकॉक्सिब। एक ड्रग और आती थी वेल्डिकॉक्सिब, जिसको मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं हम एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, यानी ऐसी ड्रग्स जो एनाल्जेसिक भी है, दर्द निवारक है, एंटीपायरेटिक्स है यानी कि बुखार को कम करने वाली है, बाकी उनका रोल इन्फ्लेमेशन में बिल्कुल कम रहता है। तो सबसे पहली क्लास है इसकी पेरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव्स, जिसका वेल नोन एग्जाम्पल है पैरासीटामोल, जिसे हम एसिटामिनोफेन डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, जहाँ पे पेरा पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। इसी तरीके से नेक्स्ट कैटेगरी है पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, जिसके एग्जाम्पल है मेटामिजोल या डाइपायरोन एंड प्रोपीफेनाजोन। एंड नेक्स्ट बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव्स, जिसके एग्जाम्पल है निफोपेम। फ्रेंड्स, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित हमने और भी वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं
तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें, जिससे वीडियो के अंत में इनको भी आप ओपन करके देख सकें, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब कभी भी किसी पेशेंट के या किसी व्यक्ति के चोट लगती है तो उसकी पर्टिकुलर उस जगह की साइट पर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड डैमेज होता है और वो फॉस्फोलाइपेज A2 की वजह से अरेकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, यही अरेकिडोनिक एसिड फर्दर साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम यानी कॉक्स एंजाइम की वजह से PGG2 और PGH2 में कन्वर्ट होता है। ये दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन के टाइप है और यही प्रोस्टाग्लैंडिन फर्दर कन्वर्ट होता है PGD2, PGE2 एंड PGF2 अल्फा में, इसी तरीके से PGI2 में एंड इसी तरीके से TXA2 में। फ्रेंड्स, इसमें से PGE2 एंड PGI2 वेसोडाइलेटर्स की तरह काम करते हैं, जबकि PGF2 अल्फा एंड TXA2 यानी थ्रोम्बोक्सिन A2 वेसोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। PGI2 वस्कुलर एंडोथेलियम में पाया जाता है, जबकि TXA2 प्लेटलेट्स के अंदर पाया जाता है, जिसे हम थ्रोम्बोक्सिन A2 भी बोलते हैं। तो इन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होने की वजह से उस पर्टिकुलर साइट पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वहाँ पे पेन होने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके इनहिबिटर के बारे में बात करें तो स्टीरॉइड्स फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करता है, जिससे कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से अरेकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा। यानी हम स्टीरॉइड्स को भी पेन और इन्फ्लेमेशन में काम में ले सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखें, कोक्स एंजाइम यानी साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करती है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि हम दर्द कम करने के लिए और स्वेलिंग और टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए काम में ले रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी फर्दर मैकेनिज्म देखें तो अरेकिडोनिक एसिड 5 लॉक्स यानी 5 लाइपो ऑक्सीजनेस की मदद से LTO4 यानी ल्यूकोट्राइन A4 में कन्वर्ट हो जाता है और यही LTA4 LTB4 में और LTC4 LTD4 एंड LTE4 में कन्वर्ट होता है। फ्रेंड्स, LTC4 LTD4 एंड LTE4 फर्दर एक्ट होता है सिस LT रिसेप्टर्स पे और उसकी वजह से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है, जबकि LTB4 आपका कीमोटैक्टिक एक्शन शो करता है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एक्शन था ल्यूकोट्राइन से हो रहा था लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम के कारण, उसको हम मोन्टेल्यूकास्ट या ज़ेफिरल्यूकास्ट ड्रग से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये LT रिसेप्टर पर ल्यूकोट्राइन्स को बाइंड होने से रोकता है। इसी तरीके से फर्दर ज़िल्यूटोन ड्रग है जो कि 5 लॉक्स को इनहिबिट करती है, जैसे कि कॉक्स को NSAIDs इनहिबिट कर रहे थे, वैसे ही ज़िल्यूटोन लॉक्स को इनहिबिट करती है। फ्रेंड्स, अगर हम कॉक्स एंजाइम के बारे में बात करें तो कॉक्स 1 यानी साइक्लोऑक्सीजनेज 1 इज कॉन्स्टिट्यूटिव नेचर एंड सर्व हाउस कीपिंग एक्शन लाइक गैस्ट्रो प्रोटेक्शन। ये हमेशा सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है और हमारी सेल के अंदर हाउस कीपिंग एक्शन शो करता है, यानी कि ये हमारी बॉडी में नेचुरली पाया जाता है। जबकि COX-2 इज इंड्यूसिबल इन नेचर, इट्स सिंथेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय एंडोटॉक्सिन एंड अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। इट इज कंस्टिट्यूटिव इन ब्रेन, एंडोथेलियम एंड किडनी, while COX-3 is recently isolated from cerebral cortex, involved in pain perception and fever, not involved in inflammation। तो फ्रेंड्स, पैरासीटामोल ड्रग्स है वो COX-3 को ही टारगेट करती है, इसलिए पैरासीटामोल का रोल हमेशा फीवर को कम करने में और पेन को कम करने में होता है, कभी भी इसका रोल इन्फ्लेमेशन को कम करने में नहीं होता है। यानी पैरासीटामोल इज नॉट एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नहीं है। नेक्स्ट, द बेनिफिशियल इफेक्ट ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिशन आर फर्स्ट एनाल्जेसिया, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ पेन नर्व एंडिंग, यानी ये एनाल्जेसिया के रूप में काम करता है। सेकेंड, एंटीपायरेसिस, यानी बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। थर्ड, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, यानी बॉडी के अंदर कोई स्वेलिंग वगैरह आ गई है तो उसको कम करेगा। नेक्स्ट, एंटी थ्रोम्बेटिक एक्शन, यानी थ्रोम्बस फॉर्मेशन या क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है उसको ये डिसॉल्व करता है, यानी उसको कम करता है। नेक्स्ट,
इट आल्सो कॉज क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस इन न्यूबॉर्न। और अगर कोई न्यूबॉर्न है उसके अंदर डक्टस आर्टेरियोसस ओपन रह गई है तो उसको ये क्लोज कर सकता है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं वेरियस साइड इफेक्ट ऑफ NSAIDs। तो सबसे पहले हम देखें इन स्टोमक। फ्रेंड्स, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन like especially PGE2 and PGI2 serve as cytoprotective agent in gastric mucosa. These inhibit acid secretion by the stomach, enhance mucosal blood flow, and promote the secretion of cytoprotective mucus in GIT. Inhibition of prostaglandin synthesis may make the stomach more susceptible to damage and lead to gastric ulcer. यानी कि फ्रेंड्स, जो बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन पर्टिकुलरली PGE2 और PGI2 सीक्रेट आउट होता है वो साइटोप्रोटेक्टिव नेचर का होता है। यानी हमारी स्टोमक के अंदर जो भी म्यूकोसा है उसके ऊपर ये चारों तरफ कवरिंग बना लेता है। तो जब कभी भी एसिड का सिक्रेशन होता है तो यह कवरिंग हमारी जो गैस्ट्रिक सेल्स है उसके ऊपर डायरेक्टली HCl अटैक नहीं कर पाता है, जिससे कि अल्सर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर हम कभी भी NSAIDs यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लें तो ये PGE2 और PGI2 के सिंथेसिस को रोक देगी। तो हमारी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा थी उसके ऊपर जो चारों तरफ कवरिंग थी वो नहीं बन पाएगी, तो HCl डायरेक्ट सेल के ऊपर अटैक करेगा और वो गैस्ट्रिक अल्सर कर सकता है। तो जब कभी भी हम NSAIDs को रेगुलर यूज में लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर अल्सरेशन कर सकता है। सेकेंड, इन प्लेटलेट्स NSAIDs inhibit the formation of thromboxane A2 in platelets, as TXA2 is potent platelet aggregating agent, thus NSAIDs increase the bleeding time. फ्रेंड्स, हमने पहले भी ब्लड कोगुलेंट टॉपिक में इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आप उस टॉपिक को भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें, जिससे वीडियो के अंत में आप इसको भी ओपन करके देख सकें, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। तो फ्रेंड्स, इसमें कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेंगे तो ये थ्रोम्बोक्सेन A2 जो प्लेटलेट्स के अंदर बनता है उसके फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा, जिससे कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा और वहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसका मतलब जब कभी भी हम NSAIDs लेंगे तो ये ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट, इन यूटेरस NSAIDs prolong gestation because of inhibition of PGF2 in uterus. And in kidney, NSAIDs decrease renal blood flow and rate of glomerular filtration in patient with cardiac heart failure, hepatic cirrhosis and with chronic renal disease. इसी तरीके से अस्थमा एंड एनाफाइलेक्टोइडल रिएक्शन शो करेगा ससेप्टिबल इंडिविजुअल के अंदर। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गई हैं। तो फर्स्ट, दीज आर एक्ट बाय इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। सेकंड, गैस्ट्रिक अल्सरेशन इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट विथ एस्प्रिन और अदर NSAIDs. नेक्स्ट, एस्प्रिन इज यूज्ड टू कंट्रोल रेडिएशन सिकनेस डायरिया. नेक्स्ट, Benorilat is an ester of acetyl salicylic acid with paracetamol. Next, indomethacin is used for ankylosing spondylitis and to close ductus arteriosus. Next, paracetamol is 4-hydroxyacetylide, having analgesic and antipyretic activity but negligible anti-inflammatory action, जो अभी हमने देखा था क्योंकि ये सेलेक्टिव COX-3 पर ही एक्ट करता है। Next, paracetamol is suitable analgesic during pregnancy. Next, paracetamol metabolized into N-acetyl benzoquinone imine which is hepatotoxic in nature. ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। Next, N-acetyl cysteine is used to treat paracetamol poisoning. Next, aspirin competitively inhibit tubular secretion of canrenone, एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन, जो कि स्पाइरोनोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट है, एंड डिक्रीज द एक्शन ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन. नेक्स्ट, एस्प्रिन ब्लॉक यूरिकोसुरिक एक्शन ऑफ प्रोबेनेसिड. इसी तरीके से नेक्स्ट, एस्प्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन
below 12 years due to increased risk of Ray's syndrome. इसी तरीके से एस्पिरिन कैन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम एंड शुड बी यूज्ड कॉशियसली विथ एंटीकोगुलेंट्स. नेक्स्ट, salicylates can cause dose dependent effects on acid base balance. नेक्स्ट, सुलिंडेक इज ए प्रोड्रग. इसी तरीके से पायरोक्सिकाम एंड टेनोक्सिकाम आर लॉन्गेस्ट एक्टिंग NSAIDs. फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग हम 21 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी साथ में समझाएंगे. इसी तरीके से फिनाइल ब्यूटाजोन cause a granulocytosis due to bone marrow suppression. Indomethacin inhibit phospholipase A also and possess immunosuppressive properties. It cause more GI upset than other NSAIDs. Aspirin is the only irreversible inhibitor of COX enzyme. यानी ये COX एंजाइम को irreversibly inhibit कर देता है. At low dose, aspirin act as antiplatelet drug, so useful in prophylaxis of myocardial infarction. यानी ये थ्रोम्बोक्सिन को इनिबिट करता है, उसी वजह से इसको MI में और शॉक में काम में लिया जाता है. एंड लास्ट, PGE2 and PGI2 keeps ductus arteriosus patent. In some congenital heart disease, it becomes essential to keep ductus arteriosus patent before surgery. For this, alprostadil and epoprostenol can be given IV. And if ductus arteriosus fails to close, यानी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ चिल्ड्रन के अंदर, तब NSAIDs लाइक एस्पिरिन एंड इंडोमेथासिन आर गिवन टू क्लोज इट. तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का. द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज सेलेक्टिव COX-3 इनहिबिटर इज. ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी निमेसुलाइड, ऑप्शन सी सेलिकॉक्सिब एंड ऑप्शन डी पैरासीटामोल. तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सही समय पर मिलते रहें. मैं राम प्रकाश प्रजापति आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स.